हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने वाले हैं प्रोविजन रिलेटिंग टू असेसमेंट प्रोसीजर ऑफ फर्म्स एंड एसोसिएशन। जैसे हमने असेसमेंट ऑफ इंडिविजुअल पढ़ा था, वैसे ही असेसमेंट के प्रोविजन फर्म्स और एसोसिएशन के लिए क्या है उसके बारे में हम आज पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले की एक चीज़ इम्पोर्टेंट है या इंट्रोडक्शन में आपको बताना पड़ेगा कि फर्म्स का मीनिंग क्या है। ठीक है, फर्म एक्चुअली होता क्या है। तो सबसे पहले है फर्म मतलब क्या है। अ फर्म इज़ एन एसोसिएशन ऑफ टू और मोर देन टू पर्सन्स हु कम टुगेदर टू डू अ बिजनेस एंड शेयर प्रॉफिट्स देयर ऑन। ठीक है, फर्म का मतलब क्या होता है, दो या दो से ज़्यादा अगर लोग आके बिज़नेस करने के लिए लोग आ गए और उसके बिज़नेस और प्रॉफिट करने के लिए लोग आ गए तो उसी को हम क्या बोलते हैं, फर्म। इट इज़ एन एसोसिएशन। फर्म क्या है, एक एसोसिएशन है दो या दो से ज़्यादा लोगों का जो कि बिज़नेस करने के ऑब्जेक्टिव से आए हैं और उनका जो प्रॉफिट होगा, शेयर ऑफ प्रॉफिट्स वो भी डिस्ट्रीब्यूट होगा, उस ऑब्जेक्टिव से आए तो उसको हम फर्म बोलेंगे। उसके बाद सेक्शन 4 ऑफ द पार्टनरशिप एक्ट, सेक्शन 4 ऑफ द पार्टनरशिप एक्ट 1932 defines partnership as relation between persons who are agreed to share the profits of business carried on by all or any of them acting for all। वही है पार्टनरशिप एक्ट में, वही उसके बारे में ही बताया गया है। ठीक है, द पर्सनस हु एग्री टू बिजनेस आर कॉल्ड एज पार्टनर्स। ठीक है, जो लोग बिजनेस करने के लिए एग्री होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, पार्टनर्स बोलते हैं। एंड कलेक्टिवली वो लोगों को क्या बोलते हैं, वो सब पार्टनर्स को मिला के हम बोलते हैं एक फर्म, एंड कलेक्टिवली कॉल्ड एज अ फर्म। ठीक है, दे आर अबाइडिंग बाय द बीड्स ऑफ पार्टनरशिप। और ये लोग सब किसके किसके मतलब इन सब लोगों को कौन बाइंडिंग रखता है, पार्टनरशिप डीड। पार्टनरशिप डीड में सब मेंशन रहता है कि आपको कितना % इंटरेस्ट का प्रॉफिट मिलेगा और एनी अदर थिंग, प्रॉफिट और लॉस का रेशियो कितना होगा अगर हो जाता है तो उस हिसाब से उसमें रहते हैं। ठीक है, तो पहले समझ में आएगी फर्म मतलब क्या होता है, दो और दो से ज़्यादा जो कि बिज़नेस के प्रोविज़न से और प्रॉफिट शेयरिंग के प्रोविज़न से आए हैं उनको हम बोलते हैं फर्म। ठीक है, और फर्म में जो पार्टनर्स होते हैं उनको बोलते हैं पार्टनर्स। हाँ, नेक्स्ट है, उसके बाद दो टाइप्स के फर्म होते हैं। ठीक है, और कैलकुलेट फॉर असेसमेंट के लिए हमने दो टाइप्स के फर्म्स होते हैं। एक तो पहला फर्म होता है पार्टनरशिप फर्म असेस्ड एज सच, पार्टनरशिप फर्म असेस्ड एज सच, पार्टनरशिप फर्म असेस्ड एज सच। और दूसरा होता है पार्टनरशिप फर्म असेस्ड एज एसोसिएशन ऑफ पर्सन्स, पार्टनरशिप फर्म असेस्ड एज एसोसिएशन ऑफ पर्सन्स। ठीक है, अब देखो, अब इसका टैक्सेशन, फर्म का टैक्सेशन कैलकुलेशन कैसे करेंगे। देखो, पहले तो एक समझना पड़ेगा कि फर्म अलग एंटिटी है, फर्म अलग, टैक्सेबल के पॉइंट ऑफ व्यू से फर्म अलग है और पार्टनर्स अलग है। ठीक है, द फर्म इज टैक्स एज सेपरेट एंटिटी, दैट इज सेपरेट फर्म इज पार्टनर्स, नो मैटर वेदर द फर्म रजिस्टर और नॉट। ये ज़रूरी नहीं है कि वो रजिस्टर ही होना चाहिए, नहीं भी रजिस्टर हुआ तो भी चले, तो भी हम उसका टैक्स कैलकुलेशन कैसे करेंगे, फर्म का अलग करेंगे और पार्टनर का अलग करेंगे। तो सबसे इम्पोर्टेंट पहली बात, टैक्सेशन करना है तो आपको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा फर्म और पार्टनर के बीच में। नेक्स्ट है लिमिटेड लायर पार्टनरशिप एंड इलिस्ट्रेटेड एज फर्म। ठीक है, लिमिटेड लायर पार्टनरशिप होगा तो भी हम उसे फर्म मानेंगे। ठीक है, द शेयर ऑफ पार्टनर्स इन द इनकम ऑफ द फर्म इज़ एक्सेम्प्टेड। ठीक है, अगर पार्टनर्स का जो शेयर होता है उसमें इनकम में, वो एग्जाम्प्ट होता है, उनका इनकम इंडिविजुअली कैलकुलेट है। जैसे हमने पढ़ा था, असेसमेंट में भी हमने पढ़ा था, ये अगर पार्टनर्स का अगर इनकम टैक्स कैलकुलेशन कर रहे हो आप, तो उनमें से जो उनका शेयर है वो एग्जाम्प्ट हो जाएगा, क्योंकि पार्टनर शेयर हमने पढ़ा एग्जाम्पशन में, सेक्शन 10(2)(a), सेक्शन 10(2)(a आपको पता होगा, एग्जाम्पशन का वीडियो देख लो, एग्जाम्प्ट इनकम उसमें पता है, शेयर ऑफ अ पार्टनर इन अ फर्म, शेयर ऑफ अ पार्टनर इन अ फर्म इज़ एग्जाम्प्ट। ठीक है, उसके लिए हमको टैक्सेशन के वक्त वो एग्जाम्प्ट करना पड़ेगा। उसके बाद सैलरी, बोनस, कमीशन, रिम्यूनरेशन पेड पेएबल टू पार्टनर्स अलाउड एट डिडक्शन टू द फर्म, ये सब डिडक्शन मिलेगा फर्म को, क्योंकि ये क्या है, सब एक्सपेंडिचर है, किसके लिए, फर्म के लिए। लेकिन ये सब टैक्सेबल होगा किसके हैंड में, पार्टनर के हैंड में। ठीक है, इट विल बी टैक्सेबल इन द हैंड्स ऑफ पार्टनर। सैलरी, बोनस, कमीशन, रिन्यूमरेशन पेड पेएबल टू पार्टनर्स इज अलाउड एट डिडक्शन, फर्म को डिडक्शन मिलेगा। हम अब फर्म का कैलकुलेशन कर रहे हैं ना, तो उसके वक्त हम उनको डिडक्शन दे देंगे, लेकिन ये पॉइंट ऑफ पार्टनर के पॉइंट ऑफ व्यू पे क्या हो जाएगा, इनकम हो जाएगा। ठीक है,
पहले तो हमने बात कर ली सेपरेट है फर्म, उसके बाद LLP लिमिटेड लाइफ पार्टनरशिप वो भी हम फर्म है। उसके बाद कौन सा एग्जाम्प्ट है, शेयर ऑफ पार्टनर इज एग्जाम्प्ट इनकम इन अ फर्म इन इज हैंड। नेक्स्ट है सैलरी बोनस, वो डिडक्शन मिलेगा फर्म को, लेकिन टैक्सेबल किसके अंडर होगा, टैक्सेबल होगा इंडिविजुअल के अंडर, पार्टनर के अंडर, ठीक है। उसके बाद इंटरेस्ट पेड टू द पार्टनर इज डिडक्टेबल, जो भी इंटरेस्ट पार्टनरशिप फर्म में होगा और वो इंटरेस्ट जो भी पार्टनर्स को पे किया जाएगा वो मैक्सिमम डिडक्शन हो जाएगा, लेकिन अप टू 12% पर एनम इंटरेस्ट, उसके ज़्यादा अगर इंटरेस्ट दिया होगा तो वो इनकम में ऐड हो जाएगा फर्म। द अमाउंट इज़ टैक्सेबल इन द हैंड्स ऑफ पार्टनर्स। लेकिन ये इंटरेस्ट मैंने जैसे ही बताया था, ये फर्म को तो डिडक्शन मिलेगा इसका एट द रेट ऑफ 12% पर एनम, लेकिन ये जो इंटरेस्ट है वो पार्टनर्स के हैंड में क्या हो जाएगा, इनकम हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद लास्ट टैक्स स्लैब दिया है, द फर्म इज टैक्स एट फ्लैट 30%, 6th पॉइंट, द फर्म इज टैक्स एट फ्लैट 30% प्लस 4% सरचार्ज एट 12% इनकम इफ नेट इनकम एक्सीड्स 1 करोड़। ये प्रोविज़न है टैक्सेशन का कि उस पर कितना % का टैक्स लगेगा। नेक्स्ट देखो, अभी कंडीशन है, फर्म अगर टैक्स करना है तो उसके लिए कुछ कंडीशन है, वो किस में बताया गया है, सेक्शन 184 में बताया गया है। सेक्शन 184 क्या बताता है, द ऑफ द इनकम टैक्स गवर्न्स द टैक्सेशन एंड असेसमेंट ऑफ फर्म, अ फर्म हैज़ टू सेटिस्फाई दिस कंडीशंस टू बी असेस्ड एज फर्म। पहले तो कंडीशन क्या होनी चाहिए, वो पार्टनरशिप डीड के अंदर होनी चाहिए। द फर्म शुड बी एविडेंस बाय इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड पार्टनरशिप डीड, और उसमें एंड वो पार्टनरशिप डीड कैसी होनी चाहिए, इट शुड बी इन राइटिंग, ओरल कुछ नहीं चलेगा, ब्लैक एंड वाइट चाहिए सब। क्या चाहिए सब, ब्लैक एंड वाइट। उसके बाद इट शुड नॉट बी कंटेंट बाय ओरल, मैंने अभी बताया था ये तो राइटिंग होना चाहिए और वो ओरल में नहीं होना चाहिए। दूसरे बात, द डीड मस्ट कंटेन, पार्टनरशिप डीड है उसमें ये सब चीज़ें होनी चाहिए, जैसे कि फर्म है, नेम ऑफ द फर्म, प्लेस ऑफ बिजनेस, कमेंसमेंट कब हुआ है, प्रॉफिट शेयरिंग कितना है, रिन्यूमरेशन कितना पार्टनर्स को दे रहे हो, इंटरेस्ट कितना दे रहे हो, मेथड ऑफ कैलकुलेशन प्रॉफिट कौन सा है आपका बुक्स ऑफ अकाउंट में, ये सब आपको मिलेगा। अगर ये सब कंडीशन फुलफिल होते हैं तभी आपका असेसमेंट फर्म में हो जाएगा। एज सच पार्टनरशिप फर्म एज असेस्ड, एज सच पार्टनरशिप फर्म एज सच, इसके अंडर आपका असेसमेंट हो जाएगा, ठीक है। फिर से एक बार, क्या कंडीशन है, 184 बोलता है कि अगर उसका टैक्सेशन करना है फर्म का तो ये फॉलोइंग कंडीशन जो भी 184(1) में दिया गया है वो फुलफिल होना चाहिए। क्या होना चाहिए, वो पार्टनरशिप होना चाहिए, डीड होनी चाहिए, और वो पार्टनरशिप डीड राइटिंग में होनी चाहिए और ओरल में नहीं होनी चाहिए। उसके बाद वो पार्टनरशिप डीड में सब मेंशन करना चाहिए कि रिन्यूमरेशन कितना मिल रहा है, इंटरेस्ट कितना जा रहा है पार्टनर्स को, और मेथड ऑफ कैलकुलेशन ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स, मैनेजमेंट, बिजनेस, सब ये सब होनी चाहिए। नेक्स्ट आया अभी क्लेमिंग डिडक्शन। अभी देखो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है, डिडक्शन कैसे क्लेम करोगे, ठीक है। अभी पार्टनरशिप फॉर्म का असेसमेंट कर रहे हैं तो वो डिडक्शन के लिए एलिजिबल है। तो कैसा है, कौन सा पहला डिडक्शन है, सेक्शन 40B, सेक्शन क्या 40B, ठीक है। रिन्यूमरेशन टू पार्टनर, ये क्या बोलता है, रिम्यूनरेशन टू पार्टनर्स, वो आप डिडक्शन ले सकते हो फॉर्म, लेकिन क्या है उसके कुछ कंडीशन है। वो किस चीज़ में लिया जाएगा, वो जो पार्टनर है वो वर्किंग पार्टनर होना चाहिए, और वर्किंग पार्टनर मतलब क्या है, वो एक्टिव मेंबर होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद रिन्यूमरेशन शुड बी पेड टू वर्किंग पार्टनर। वर्किंग पार्टनर क्या है, हु इज़ अ पार्टनर ऑफ द फर्म और सच इंडिविजुअल, इज़ अ पार्टनर ऑफ द फर्म और सच इंडिविजुअल एक्टिवली एंगेज इन कंडक्टिंग ऑफ द अफेयर्स। ऐसा नहीं कि सिर्फ पार्टनर है और सिर्फ छुट्टी मनाने के लिए आ रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए, वो एक्टिव मेंबर होना चाहिए बिजनेस में, ठीक है। पहला पॉइंट क्या है, 40B के अंडर रिन्यूमरेशन का अगर क्लेम करना चाहता है हो फर्म पार्टनर्स को दिया हुआ, तो फर्स्ट प्रोग्रेस है वो वर्किंग पार्टनर होना चाहिए। ये जो रिम्यूनरेशन है वो वर्किंग पार्टनर्स को देना चाहिए। उसके बाद रिन्यूमरेशन जो पार्टनरशिप डीड है उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, जो पार्टनरशिप डीड में मेंशन किया है उतना ही आप डिडक्शन ले सकते हो। उसके बाद शुड नॉट परटेन प्रायर टू पार्टनरशिप डीड, ठीक है। रिन्यूमरेशन शुड नॉट परटेन प्रायर टू पार्टनरशिप डीड, पार्टनरशिप डीड से पहले अगर कहीं रिन्यूमरेशन आपने फिक्स किया होगा पार्टनर को तो वो आप क्लेम नहीं कर सकते। उसके बाद
रिम्यूनरेशन शुड नॉट एक्सीड परमिसेबल लिमिट, ऑब्वियसली जो भी लिमिट है उसके अंदर ही आपको देना पड़ेगा। समझ में आ गया 40B के अंडर रिडक्शन क्लेम करने के लिए। उसके बाद वर्किंग पार्टनर का डेफिनेशन वही 40B में बताया गया है कि क्या है, जो पार्टनर एक्टिव है और एक्टिवली एंगेज इन द बिजनेस ऑफ अफेयर्स ऑफ द प्रोफेशन ऑफ फर्म। ठीक है। उसके बाद मैक्सिमम अमाउंट कितना परमिसेबल है एज पर सेक्शन 40B। देखो रिन्यूमरेशन परमिटेड, अमाउंट परमिटेड बाय सेक्शन बी और देखो ये 2 पॉइंट है, पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट। मैक्सिमम अमाउंट कितना है, इसका सबसे लीस्ट होगा, उसमें सबसे हायर सॉरी विच एवर इज़ लोअर विच एवर इज़ क्या, इन दोनों में से लोअर। तो पहला क्या बोलता है, रिन्यूमरेशन अमाउंट परमिटेड बाय सेक्शन 40B, जो भी अमाउंट होगा, या अमाउंट ऑफ रिन्यूमरेशन पेड और पेएबल टू पार्टनर्स एज डेबिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट विच एवर इज़ लोअर। अमाउंट ऑफ रिन्यूमरेशन पेड टू पार्टनर्स पेएबल टू पार्टनर्स एज डेबिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट विच एवर इज़ लोअर। इधर एक एग्जांपल दिया, देखो अगर बुक प्रॉफिट है, इफ बुक प्रॉफिट इज नेगेटिव, अमाउंट ऑफ डिडक्शन कितना आ जाएगा, 1.5 लाख तक मैक्सिमम लिमिट है। अगर प्रॉफिट है, क्या है, अगर क्या है प्रॉफिट है तो 1.5 लाख और 90% ऑफ बुक प्रॉफिट विच एवर इज़ मोर। और पहले 3 लाख पे क्या होगा, 1.5 लाख और 90% ऑफ प्रॉफिट विच एवर इज़ मोर, और उसके बाद ऑन बैलेंस ऑफ प्रॉफिट 60% लगेगा। समझ में आ गया। फिर से एक बात बताता हूँ, कितना रिम्यूनरेशन आपको रिडक्शन देना है वो बताया गया है सेक्शन 40B में। ठीक है। तो उसका कहने का मतलब क्या है कि अगर आपका जो बुक प्रॉफिट है वो नेगेटिव में आ रहा है, समझो नेगेटिव में आ रहा है, तो आप कितना क्लेम कर सकता है फर्म, 1.5 लाख तक। ठीक है, फिक्स 1.5 लाख तक क्लेम कर सकता है। लेकिन अगर बुक प्रॉफिट में आ रहा है, द बुक प्रॉफिट इज़ इन केस ऑफ क्या है, बुक प्रॉफिट पहले 3 लाख तक आपको 1.5 लाख मिलेगा, पहले 3 लाख तक 1.5 लाख या 90% बुक प्रॉफिट का विच एवर इज़ मोर, या ऑन द और उसके बाद बैलेंस में 60% मिलेगा। ठीक है। हाउ टू बुक प्रॉफिट, हाउ टू कैलकुलेट, अभी देखो कैसे करोगे, जैसे कि हमने इंडिविजुअल में देखा था उस हिसाब से ये पहले तो आप कैलकुलेट करोगे नेट प्रॉफिट। ठीक है, नेट, उसके बाद आपको एडजस्टमेंट करोगे। एडजस्टमेंट मतलब क्या है, सेट ऑफ करोगे, कैरी फॉरवर्ड करोगे जो भी लॉसेस है अंडर डिफरेंट हेड्स। ठीक है, उसके बाद रिन्यूमरेशन ऐड करोगे। देखो पहले फर्स्ट नेट प्रॉफिट कैलकुलेट करो, मेक एडजस्टमेंट रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट द नेट प्रॉफिट एंड लॉस इनटू टैक्सेबल बिजनेस इनकम शैल बी अप्लाइड। ठीक है, कहाँ से, सेक्शन 28 से लेके 44D तक आप उसका एडजस्टमेंट करो। इंटर हेड एडजस्टमेंट सैलरी के अंडर हेड या इनकम टैक्स, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी के अंडर, वो भी आपको एडजस्टमेंट करेगा। उसके बाद ये सब होने के बाद जो इनकम आएगा उस पर अब आपने क्या करना पड़ेगा, रिम्यूनरेशन पार्टनर्स का ऐड करने का, या रिम्यूनरेशन पेड टू पार्टनर इफ डेबिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अगर आपने प्रॉफिट एंड लॉस में अकाउंट में दिया होगा तो टैक्सेशन के लिए वो आपको ऐड करना पड़ेगा। नेक्स्ट, अभी देखो थर्ड हो गया। उसके बाद देखो नोट, इनकम चार्ज अनऑब्जर्वेशन, वो सब आपने पढ़ लेना, उसमें कुछ ज़्यादा ये नहीं है। इनकम चार्जेबल अंडर हेड कैपिटल गेन्स एंड इनकम शुड नॉट बी पार्ट ऑफ बुक प्रॉफिट। अनऑब्जर्व डेप्रिसिएशन विल बी डिडक्टेड बट अनऑब्जर्व लॉस नहीं होगा। परमिशियल डिडक्शन एज अप्रूव्ड, जो भी है 80 के 82 मिलेगा। ठीक है, अभी डिडक्शन ऑफ इंटरेस्ट का कैसा होगा, देखो हमें बताया रिन्यूमरेशन पेड इन द फॉर्म ऑफ इंटरेस्ट, वो 12% पर एनम के हिसाब से आपको अलाउड है। लेकिन अगर उसके ऊपर ज़्यादा जाता है तो आपको वो ऐड इनकम में आपके ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, इंटरेस्ट टू पार्टनर शैल बी डिडक्टेड आफ्टर कंप्लाइंट प्रोविजन ऑफ सेक्शन 184 एंड 40B ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट। तो उसके लिए कंडीशन है पार्टनरशिप डीड होनी चाहिए, इंटरेस्ट वो पार्टनरशिप डीड के अनुसार होना चाहिए। उसके बाद पीरियड या पार्टनरशिप डीड के पहले क्या नहीं होना चाहिए, और 12% पर एनम के ऊपर का नहीं होना चाहिए। ठीक है, सेट ऑफ ऑन कैरी फॉरवर्ड लॉसेस इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फर्म, जैसे सेक्शन 78 में बताया गया है ये आपका हाउस प्रॉपर्टी से लॉस हो रहा है तो आप बिज़नेस में ऐड कर सकते हो, बिजनेस में उसका सेट ऑफ कर सकते हो। सेट ऑफ में हो गया, सैलरी का है तो वो हाउस प्रॉपर्टी का है तो सैलरी में ले सकते हो। इसके बारे में बताया गया है।
आप एक पढ़ लेना, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन टैक्स कैलकुलेशन के पर्पज़ से इंक्लूडिंग है। जैसे कि हम प्रोसेस डिस्कस कर रहे हैं अब, देखो पहले प्रोसेस तो क्या होगा, डिडक्शन सब लेंगे, वो आगे चल के आपको पता चलेगा प्रोसेस क्या है इसमें। लेकिन पहले इधर देख लो, सेक्शन 78 क्या बोलता है, रिलेटिंग टू कैरी फॉरवर्ड एंड सेट ऑफ लॉसेज इन केस ऑफ चेंज इन पार्टनरशिप ऑफ फर्म ड्यू टू डेथ रिटायरमेंट, उस हिसाब से कर सकते हो। इन केस ऑफ शेयर ऑफ लॉस आउटगोइंग पार्टनर कैन नॉट बी कैरीड फॉरवर्ड बाय द फर्म। ये आप पढ़ लेना, मुझे ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं लग रहा, ठीक है। उसके बाद हम बताते हैं आपको कैलकुलेशन, तो फाइनली हम आते हैं, देखो इसमें स्टेप बाय स्टेप दिया है। पहले आप तो डिफरेंट हेड के अंडर क्या इनकम क्लब करोगे, उसके बाद एडजस्टमेंट करोगे 70 to 78 के अंदर, उसके बाद ग्रॉस टोटल इनकम आएगा आपका, उसके बाद एडजस्टमेंट करने के बाद ग्रॉस टोटल इनकम आएगा। अभी ये ग्रॉस टोटल इनकम से आप क्या डिडक्शन लोगे, चैप्टर 6A में ले सकते हो, यू फाइंड नेट इनकम, हाँ डिडक्ट स्पेसिफाइड डिडक्शन है उसने नेट इनकम। उसके बाद आप क्या करो, टैक्स अप्लाई करो 30% के स्लैब से, उसके बाद सरचार्ज ऐड करो, इफ़ नेट इनकम 1 करोड़ के ऊपर है तो 10% सरचार्ज ऐड करो, एजुकेशन सेस है वो लगाओ, अगर कोई डायरेक्ट रिबेट है वो लगाओ 86, 89, 91 के अंदर, और उसके बाद वो जो इनकम आए उसमें आप ऐड क्या करो, इंटरेस्ट पेएबल। इंटरेस्ट पेएबल क्या होगा, ऐड। उसके बाद माइनस करो क्या, TDS डिडक्टेड, और बैलेंस जो अमाउंट आएगा पे उस पर आपको टैक्स भरना पड़ेगा। इधर समझने वाली बात है, ये सब ऊपर की डिडक्शन आप लेते लेते आ रहे हो, ठीक है। और उसके बाद एक इंटरेस्ट इनकम क्या करना पड़ेगा आपको, ऐड करना पड़ेगा उधर, एडवांस टैक्स डिक्लाइन, ये भी डिक्लाइन, ठीक है। ओके फ्रेंड्स, आई होप यू एंजॉयड द वीडियो थोड़ा सा लेंदी हो गया, लेकिन आप ये वीडियो बार बार देखो तो आपको असेसमेंट ऑफ फर्म थोड़ा बहुत मैंने ज़्यादा कोशिश की है कि सिंपल लैंग्वेज में समझ में आ जाएगा। आप एक बार बार उसको सुनोगे तो आपको रीड करने में और आंसर लिखने में आसानी हो जाएगी। थैंक यू फ्रेंड्स, लाइक एंड सब्सक्राइब द बटन।